गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल डीप डाइव टू नॉलेज। मैं राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये टॉपिक एमबीए, एमकॉम, नेट, जेआरएफ, इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है जो उसका मीनिंग समझना चाहिए। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ जोड़ना। मान लो ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, इसकी इकोनॉमी को इसके साथ जोड़ना, इनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। तो चलिए अब हम इसको स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज in a geographic region to reduce tariff and non-tariff barriers so that free flow of goods, services and factor of production between each other can be done। जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो एक तरह का एग्रीमेंट होता है कंट्रीज़ के बीच में, दो या दो से अधिक कंट्रीज़ के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म किया जाता है ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सके। इससे क्या होगा कि इन जो कंट्रीज जो एग्रीमेंट करती हैं उनके बीच में जो ट्रेड से रिलेटेड बैरियर हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड बैरियर हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, उनको उन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, ये हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मीनिंग है। ठीक है। देयर आर सेवरल स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारी स्टेजेस हैं। इसमें लेवल्स होते हैं, स्टेजेस भी कह सकते हो आप, इसको लेवल्स भी कह सकते हो। इन स्टेजेस से क्या होता है कि जैसे ही हम फर्स्ट स्टेज पे होते हैं उस पर इंटीग्रेशन का जो लेवल है बहुत लो होता है, और जैसे ही हम लास्ट स्टेज पर होते हैं उसमें इंटीग्रेशन का लेवल है जो बहुत हाई होता है। तो ऐसे ही स्टेजेस हैं। जैसे सबसे पहली स्टेज आती है, इसके सबसे पहला लेवल होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, और लास्ट जो होता है इसका क्या होता है, पॉलिटिकल यूनियन। सबसे जो लास्ट जो इसका लेवल होता है जिसमें पूरी की पूरी इकोनॉमी इंटीग्रेट हो जाती है, वो होती है पॉलिटिकल यूनियन। तो सबसे लूज कंट्रोल किस में होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया में, इसमें। और सबसे हाई इंटीग्रेशन किस में होता है, इसमें। तो चलिए इसका मीनिंग हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब हमने समझ लिया कि एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ जुड़ना चाहती है, उसके साथ कोऑपरेट करना चाहती है, उसके साथ ट्रेड करना चाहती है। तो उसके लिए वो क्या करती है, अपने जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो उनको एलिमिनेट कर देती है, जिससे क्या होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि लेवल्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है जो उसके लेवल्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल ऑर्डर में लिखे हुए हैं दोस्तों। पहला लेवल होता है हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, दूसरा है हमारा फ्री ट्रेड एरिया, तीसरा है कस्टम यूनियन, और फोर्थ है कॉमन मार्केट, और फिफ्थ है इकोनॉमिक यूनियन, और लास्ट है पॉलिटिकल यूनियन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इकोनॉमी में जो जुड़ाव है, जो एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट है वो ज़्यादा होती जाएगी, एक दूसरे के साथ जो
समझौते हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे। तो सबसे पहला लेवल हमारा आज हम डिस्कस करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। यहाँ पे नीचे आप ध्यान दीजिए कि ये जो तीनों लेवल हैं ये लीस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है। इनमें कम लेवल मतलब लो लेवल का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। और ये जो ये वाले 3 पार्ट हैं, 4th, 5th और 6th, इनमें टॉप मोस्ट लेवल का इंटीग्रेशन होता है, बेस्ट लेवल का इंटीग्रेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, जो सबसे लीस्ट लेवल का इंटीग्रेशन है एक इकोनॉमी और दूसरी इकोनॉमी के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में सबसे कम इंटीग्रेशन है, उसको समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक डायग्राम समझ लेते हैं कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे ही इकोनॉमी में जो इंटीग्रेशन है, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप स्टेजेस पे जाते जाओगे, जैसे फ्री ट्रेड एरिया में कम है, उससे ज़्यादा कस्टम यूनियन में है, उससे ज़्यादा कॉमन मार्केट में है, उससे ज़्यादा इकोनॉमिक यूनियन में है, उससे ज़्यादा पॉलिटिकल यूनियन में है। जैसे जैसे आप स्टेजेस पे चलते जाओगे वैसे वैसे आपका जो इंटीग्रेशन है वो बढ़ता जाएगा। और वैसे वैसे ही जैसे आप स्टेजेस में मूव करोगे वैसी कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाएगी। आप फ्री ट्रेड एरिया करते हो उसमें कम कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन आप पॉलिटिकल यूनियन की तरफ जाते हो तो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। क्या है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया? प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया कब होता है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट करती है। जब एक कंट्री, मान लो ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, तो कम से कम कितनी कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है? 2 कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। हम 3 कंट्री का एग्जांपल लेके चलते हैं। ये सी कंट्री हमारी 3 कंट्री है। इन तीनों कंट्रियों ने मिलके प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया कर लिया है, यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निकल के आ गया है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया कहा जाता है या फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया को प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी कहा जाता है। तो ठीक है, ये ए कंट्री बी और सी के साथ इन तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया है, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। अब क्या होगा? अब ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे ना, ये जो कंट्रीज़ हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं जब, तो उनके बीच में क्या होगा? ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे, टैरिफ नहीं होगा, टैरिफ नहीं होगा, किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, किसी तरह का एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, किसी तरह का कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी जब ये एक दूसरे से ट्रेड करेंगे। बट ये क्या करेंगे कि इनमें ना सिर्फ सेलेक्टेड गुड्स को लिया जाएगा। किनको लिया जाएगा? सेलेक्टेड गुड्स को। कि मान लो हो सकता है ये 60 एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये 60 गुड्स का ट्रेड करते हैं एक दूसरी कंट्री के साथ। बट जो पीटीए है ना, उसमें क्या किया इन्होंने? सिर्फ 30 गुड्स को इंक्लूड किया कि इन 30 गुड्स पर, ये जो 30 गुड्स हैं, इन गुड्स पर हम तीनों कंट्रीज किसी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी टैरिफ, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ये एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी फीचर क्या है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की? इसकी फीचर ये है कि इसमें सिर्फ सेलेक्टेड गुड्स को लिया जाता है। सिर्फ किसको लिया जाता है? सेलेक्टेड गुड्स को। सेलेक्टेड गुड्स का मतलब है सिर्फ उन्हीं गुड्स को लिया जाएगा जिनकी एक लिस्ट बनाएंगे। मान लो इन्होंने लिस्ट बनाई है 30 गुड्स की। इन 30 गुड्स पे तो ये कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन बाकी जो गुड्स 30 बच गए हैं इन पे अपने हिसाब से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगा सकते हैं। तो ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जब प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया 2 कंट्री के बीच में होगा तो बायलैटरल कहलाएगा, और सेवरल यानी 2 से अधिक कंट्रियों के बीच में होगा तो मल्टीलैटरल कहलाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पे एक बात और समझ लेते हैं, क्योंकि आगे आगे हमें यही समझना है। जो ये ग्रुप बनाया जाता है, एग्रीमेंट करके ग्रुप बनाया जाता है, इनमें जो कंट्रियाँ पार्टिसिपेट करती हैं, ये ए बी और सी कंट्री हैं जो, इनको हम मेंबर कंट्री कहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप के मेंबर हैं। और जो इनके अलावा मान लो डी कंट्री है कोई, ठीक है, इनके ग्रुप में शामिल नहीं है, इनको हम नॉन मेंबर कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मेंबर कंट्री।
तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, उसको हम डाउट को क्लियर कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है कि जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया है ना, सबसे लो लेवल का इंटीग्रेशन होता है इसमें। क्या होता है इसमें? सबसे लो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, सबसे लो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन और सबसे लो लेवल की इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, सबसे लो लेवल की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है। और इसमें एक फीचर और है कि किनको शामिल किया जाता है, सिर्फ सेलेक्टेड गुड्स को शामिल किया जाता है, सारी की सारी गुड्स को शामिल नहीं किया जाता। तो आइए हम दूसरा जो हमारा लेवल है उसको पढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा लेवल है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया दोस्तों, ये जो फ्री ट्रेड एरिया है इसको हम FTA भी कहते हैं, FTA फ्री ट्रेड एरिया। ये कुछ PTA जैसा होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया ना, उस जैसा ही होता है, ठीक है। अब देखिए, फ्री ट्रेड एरिया आर क्रिएटेड व्हेन 2 और मोर कंट्री, जब 2 या 2 से अधिक देश मिलकर एग्री हो जाते हैं टू रिड्यूस और एलिमिनेट बैरियर्स टू ट्रेड ऑन ऑल गुड्स कमिंग फ्रॉम अदर मेंबर्स। ये कह रहा है कि देखो, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। ये कंट्री है, ये हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है। और एक कंट्री हम लेते हैं US, और एक हमने ले लिया नेपाल। तो इन तीनों के बीच में, इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में हमने फ्री ट्रेड एरिया का एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है। अब इनके बीच में जितना भी इंपोर्ट होगा, जितना भी एक्सपोर्ट होगा, वो बिल्कुल फ्री होगा। क्या होगा? बिल्कुल फ्री होगा, और ऑल गुड्स पर होगा, ऑल गुड्स पर होगा, ना कि सेलेक्टेड। जो PTA था इसमें क्या था? सेलेक्टेड गुड्स पर था। और जो FTA है, फ्री ट्रेड एरिया है, इसमें ऑल गुड्स पर है। ये इन जो 2 पॉइंट हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। सेम वही है कि इसमें क्या किया जाएगा? रिड्यूस किया जाएगा जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं, चाहे वो टैरिफ हैं चाहे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, उन सभी बैरियर्स को रिमूव किया जाएगा और सारी की सारी गुड्स को फ्री किया जाएगा कि आप कितनी भी गुड्स जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली। आपके लिए कोई कस्टम एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसका एक एग्जांपल है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एग्जांपल आप देख लेना, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए कि इसका एक फ्री ट्रेड एरिया का एग्जांपल दीजिए। फ्री जो ट्रेड एरिया है उसका एक एग्जांपल दीजिए, तो आप लिख सकते हो उसका एग्जांपल क्या है? नाफ्टा। नाफ्टा यानी नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको फ्री ट्रेड एरिया समझ आ गया होगा। जैसे इसके नाम से हो रहा है कि फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी मेंबर कंट्री के जो एरियाज़ हैं उसमें क्या कर सकते हैं? हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट है कस्टम यूनियन। वैसे इसको कस्टम्स यूनियन बोलना चाहिए, तो इसको हम कस्टम्स यूनियन ही बोलेंगे। अब लो लेवल के इंटीग्रेशन हमने पढ़े, लो लेवल में एक और आता है कस्टम यूनियन। जो फ्री ट्रेड एरिया है, जब आपने पढ़ा फ्री ट्रेड एरिया पढ़ा जब आपने, उसमें क्या था कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ थे, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ थे उनके बीच में फ्री ट्रेड एरिया था। फ्री ट्रेड एरिया था, वो कितना मर्जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे अपने मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। मान लो ये वो 3 कंट्रीज़ थी, ठीक है, ये इन तीनों के बीच में क्या कर सकते हैं? फ्री ट्रेड कर सकते हैं। बट क्या था, इन्होंने अपने जो टैरिफ थे, नॉन टैरिफ बैरियर थे, वो रिमूव कर दिए थे। बट इन्होंने जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ हैं, मान लो ये कनाडा, ये नॉन मेंबर कंट्रीज़ है, इसके लिए कोई एक्सटर्नल टैरिफ वॉल नहीं बनाई, इसके लिए कोई रेट डिसाइड नहीं किए। मान लो ये तीनों एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो चलिए इसको एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। पीछे वाला एग्जांपल करें क्या? ये, हाँ ये रहा, ये इंडिया, नेपाल और US है, इनके बीच में क्या है? फ्री ट्रेड एरिया है। बट अगर ये है चाइना,
ये चाइना है, ये चाइना इंडिया में भी एक्सपोर्ट कर सकता है, नेपाल में भी एक्सपोर्ट कर सकता है और यूएस में भी एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इन्होंने जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो किसी कंट्री में इंपोर्ट होगा, मान लो इंडिया में इंपोर्ट होगा, नेपाल में इंपोर्ट होगा, यूएस में इंपोर्ट होगा। तो इन तीनों ने कोई भी टैरिफ रेट डिसाइड नहीं की। इन तीनों ने इस नॉन मेंबर यानी चाइना के लिए, ये क्या है, नॉन मेंबर है ना, नॉन मेंबर कंट्री के लिए कोई रेट डिसाइड नहीं की। तो क्या होगा, जिसका इसको टैरिफ रेट कम लगेगा, मान लो इसका 10% है, इसका 8% है और इसका 7% है, तो जिस कंट्री का इसको टैरिफ रेट कम लगेगा उसमें एक्सपोर्ट कर देगा ये, ठीक है। और उसके एक्सपोर्ट करने के बाद जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगे उसमें एक्सपोर्ट कर देगा। तो इसका ये एक डीमेरिट था फ्री ट्रेड एरिया का। और इस डीमेरिट को ख़त्म करने के लिए सब जो नेक्स्ट लेवल क्या है वो कस्टम यूनियन है। इसमें क्या होता है कि जो इसमें ना जितने भी मेंबर कंट्रीज़ होंगे उनके बीच में तो फ्री ट्रेड एरिया हो जाएगा कि आप एक दूसरे मेंबर कंट्रीज़ के बीच में कोई भी आप टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको हटा दो। बट इसमें क्या होगा, एक एक्सटर्नल टैरिफ वॉल बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, एक्सटर्नल टैरिफ अगेंस्ट नॉन मेंबर। जितने भी नॉन मेंबर कंट्रीज़ होंगी, मान लो ये है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये ग्रुप है 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ हैं ये ग्रुप के अंदर, और ये नॉन मेंबर कंट्रीज़ का ग्रुप है। इसके लिए ये क्या करेंगे, सभी मिलकर, ये जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं सभी मिलकर एक कॉमन टैरिफ रेट डिसाइड कर देंगे। कॉमन टैरिफ रेट डिसाइड कर देंगे कि अगर कोई नॉन मेंबर कंट्रीज मेंबर कंट्री में अपना एक्सपोर्ट करना चाहती है तो इसको इतना टैरिफ देना पड़ेगा, और वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। मान लो इंडिया, चाइना और नेपाल की बात थी, इंडिया, यूएस और नेपाल की बात थी, तो चाहे वो नेपाल में एक्सपोर्ट करे, चाहे वो यूएस में एक्सपोर्ट करे, चाहे वो इंडिया में एक्सपोर्ट करे, सभी के लिए उसको इक्वल जो टैरिफ ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो इसको एक इसका अलग फीचर है, क्योंकि अगर ये वाला फीचर अवेलेबल ना हो तो क्या करेगी, जिसका टैरिफ रेट सबसे कम होगा, जिस कंट्री का टैरिफ रेट सबसे कम होगा, नॉन मेंबर कंट्रीज उस कंट्री में ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देंगे और उस कंट्री से उसके मेंबर कंट्रीज तक वो गुड्स वो पहुंच जाएंगी, क्योंकि वहाँ उसके आगे एक्सपोर्ट बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ए कस्टम यूनियन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ टैरिफ बैरियर बिटवीन मेंबर। एक कस्टम यूनियन में क्या होता है कि रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है टैरिफ बैरियर को बिटवीन द मेंबर कंट्रीज टुगेदर विद द एक्सेप्टेंस ऑफ ए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ अगेंस्ट नॉन मेंबर्स। जो नॉन मेंबर्स कंट्री है उनके लिए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ रेट डिसाइड करना। कंट्री दैट एक्सपोर्ट टू द कस्टम यूनियन ओनली नीड टू मेक ए सिंगल पेमेंट। अगर किसी कंट्री को कस्टम यूनियन, यानी कस्टम यूनियन का मतलब है जिन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बना रखा है, इंडिया, चाइना, नेपाल, यूएस, इन्होंने मान लो ग्रुप बना रखा है, तो इनमें से किसी भी कंट्री में अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहती है, ये वाली कंट्री है कनाडा है, ये एक्सपोर्ट करना चाहती है तो इसको 10% अपना टैरिफ देना पड़ेगा, फिर ये फ्रीली मूव कर सकती है। वंस द गुड्स हैव पास्ड थ्रू द बॉर्डर, अब उन्होंने जो टैरिफ रेट डिसाइड कर रखा है उसके हिसाब से उसने टैरिफ की पेमेंट कर दिया कनाडा ने। अब गुड्स किस में चली जाएंगी, उसमें जो ग्रुप है उसमें चली जाएंगी। वंस इनसाइड द यूनियन कैन मूव फ्रीली, तो यूनियन के बीच में मूव हो सकती है फ्रीली गुड्स विदाउट एक्सटर्नल टैरिफ। टैरिफ रेवेन्यू इज देन शेयर्ड बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। जितना भी टैरिफ 10% होगा वो इन चारों के बीच में शेयर किया जाएगा। तो कस्टम यूनियन की क्या खासियत है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कस्टम यूनियन में सेम फीचर फ्री ट्रेड एरिया वाले रहते हैं कि आपको मेंबर कंट्रीज से कोई भी टैरिफ नहीं वसूलना है, लेकिन आपको नॉन मेंबर कंट्री के लिए जितने भी नॉन मेंबर होंगे उन कंट्रीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल टैरिफ रेट डिसाइड करना पड़ेगा जो कॉमन होगा। मान लो 15% डिसाइड करते हैं, चाहे वो इंडिया में इंपोर्ट करे, चाहे इंडिया चाइना में या फिर यूएस में एक्सपोर्ट करे, तो वहाँ पे क्या होगा कि कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ रेट लगेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, कॉमन मार्केट। नेक्स्ट अपना लेवल है कॉमन मार्केट। इसमें मोस्ट इंटीग्रेशन होता है, मोस्ट तो नहीं कह सकते बट लीस्ट होता है, लीस्ट से तो ज़्यादा ही होता है।
कॉमन मार्केट, द की फीचर ऑफ ए कॉमन मार्केट इज द एक्सटेंशन ऑफ फ्री ट्रेड फ्रॉम जस्ट टेंजिबल गुड्स टू इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। देखो पहली ही लाइन में इसने बता दिया कि जो कॉमन मार्केट है उसमें क्या, जितने भी हमने 3 लेवल पीछे पढ़े हैं, चाहे वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट था, फ्री ट्रेड एरिया था या कस्टम यूनियन थी, इन तीनों में क्या था, सिर्फ टेंजिबल गुड्स को इंक्लूड किया जाता था, टेंजिबल गुड्स को इंक्लूड किया जाता था। लेकिन जो कॉमन मार्केट है उसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा, गुड्स को तो इंक्लूड किया ही जाएगा और ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें क्या आएगा, सर्विसेज, लेबर और कैपिटल, इन तीनों चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाएगा। दिस मीन्स दैट ऑल बैरियर्स, इसका मतलब है कि ऑल बैरियर्स आर एलिमिनेटेड टू अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर। तो क्या क्या पहले जो 3 लेवल हमने पढ़े उसमें सिर्फ गुड्स से रिलेटेड बैरियर को हटाया जाता था, लेकिन अब कॉमन मार्केट में क्या किया जाएगा कि जितने भी बैरियर्स होंगे, गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड और लेबर से रिलेटेड, सभी के सभी का रिमूवल किया जाएगा ताकि फ्रीली ट्रेड हो सके। लाइक कस्टम यूनियन देयर इज ए कॉमन ट्रेड पॉलिसी फॉर ट्रेड विद नॉन मेंबर्स। जितने भी कॉमन मार्केट के मेंबर्स कंट्री होंगी, मान लो ये कॉमन मार्केट है, ठीक है, इसमें इंडिया है, नेपाल है, चाइना है और यूएस है, ये जो मेंबर कंट्रीज होंगी ये फ्रीली ट्रेड कर सकती हैं, गुड्स में, सर्विसेज में, कैपिटल में, किसी तरह भी कर सकते हैं, ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज में फ्रीली ट्रेड कर सकती हैं, इनको कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, मान लो ये नॉन मेंबर कंट्री है एक बांग्लादेश, इसके लिए, या फिर ये कह लो एक और कंट्री लेते हैं श्रीलंका, इसके लिए मतलब जितने भी नॉन मेंबर कंट्रीज होंगे ना उसके लिए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ वॉल बनाया जाएगा कि आपको कॉमन ट्रेड पॉलिसी रखनी पड़ेगी कि आप सबसे 15% टैरिफ वसूल करोगे, सब 15% टैरिफ वसूल करोगे। इसका मतलब ये है कि जो जितने भी नॉन मेंबर कंट्री होंगे उनसे आप जो ट्रेड करोगे कॉमन ट्रेड पॉलिसी होगी आपकी, चाहे इंडिया की हो, चाहे वो नेपाल की हो, चाइना की हो, यूएस की हो, सभी एक जैसी पॉलिसी अपनाएंगे ताकि वो मेंबर कंट्रीज़ के ट्रेड को इफेक्ट ना कर सकें। द प्राइमरी एडवांटेज टू वर्कर्स इज दैट दे नो लॉन्गर नीड, वर्कर को क्या एडवांटेज मिलेगा, किसी तरह की नीड नहीं होगी, वीज़ा या परमिट वगैरह की नीड नहीं होगी अनदर मेंबर कंट्री में काम करने के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट का एग्जाम्पल है, आप देख लिए, ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका, कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका, कोमेसा, इसका भी एग्जांपल आपको याद रखना है, आप लिख लीजिए इसको, हो सकता है आपके क्वेश्चन में आ जाए। तो एक बार फिर से कॉमन मार्केट को देख लेते हैं। कॉमन मार्केट का फीचर है कि इसमें सिर्फ टेंजिबल गुड्स हैं, जो वस्तुएं हैं सिर्फ उनको ही इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसके साथ साथ सर्विसेज, कैपिटल, लेबर, इनकी मूवमेंट पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उनको भी हटा दिया जाएगा। ये एक फीचर है कॉमन मार्केट का। तो देखो जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है दोस्तों, वैसे वैसे जो क्या कहते हैं इंटीग्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। आई थिंक एक बार मैं टैरिफ का थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ। टैरिफ होता क्या है, अगर किसी को नहीं पता या किसी ने नहीं पढ़ा तो आप टैरिफ देख लिए। मान लो ये इंडिया है और यहाँ पे क्या है, चाइना है। अब हम इंडिया में कोई इंपोर्टर है, इंपोर्टर कौन है, जो आयात करता है, वो क्या करता है, चाइना से गुड्स मंगवाता है, चाइना से गुड्स मंगवाता है। तो यहाँ पे इंडिया में आने से पहले या इंडिया में आने के बाद कस्टम यूनियन होती है, कस्टम ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसका गुड्स का वैल्यूएशन करते हैं, इसको चेक करते हैं। और इंडिया ने ना इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी होती है। इंपोर्ट, जब आप किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हो तो इंडिया में आके उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इंपोर्ट ड्यूटी हो सकता है 50% हो सकता है 15% हो सकता है 10% हो। अब यहाँ से देखिए, मान लो हमने 100 रुपये का सामान इंपोर्ट किया, ठीक है, चाइना से 100 रुपये का सामान इंपोर्ट किया और 15% इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। तो 100 रुपये वाला सामान प्लस में 15 रुपये ड्यूटी के, तो कितने का हो गया, 115 रुपये का। ये जो 15 रुपये हैं ये टैरिफ है, टैरिफ कह लो आप इसको, टैक्स कह लो, ड्यूटी कह लो। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो आने वाला इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, इंपोर्टेड जिनको इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो ना
महंगे हो जाएं, एक्सपेंसिव हो जाएं और लेस डिज़ायरेबल हो जाएं। लेस डिज़ायरेबल का मतलब उनकी जो खरीदने की इच्छा है वो कम हो जाए। अगर मान लो इंडिया में कोई प्रोडक्ट 90 का मिल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट है 90 रुपीज़ का मिल रहा है और बाहर से इंपोर्ट करने में आपको 115 रुपीज़ का पड़ रहा है, तो प्राइस सेंसिटिविटी के कारण ज़्यादातर लोग, मैं ये नहीं कहता कि सभी, ज़्यादातर लोग इस 90 वाले प्रोडक्ट को खरीदना परचेज करना पसंद करेंगे। इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है ताकि जो डोमेस्टिक हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको बचाया जा सके। और दूसरा इसका कारण होता है कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट जो है ना फॉरेन रिजर्व के रूप में देनी पड़ती है, फॉरेन रिजर्व के रूप में देनी पड़ती है, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट होता है। तो ये कारण है कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है और इन इंपोर्ट ड्यूटी को हम टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स वगैरह कह देते हैं, टैक्स भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक यूनियन, जो नेक्स्ट लेवल है हमारा इकोनॉमिक यूनियन। ऑल टैरिफ्स आर रिमूव्ड, सारे के सारे जो टैरिफ बैरियर्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। ट्रेड बिटवीन मेंबर कंट्रीज क्रिएटिंग ए यूनिफॉर्म मार्केट, यानी सिंगल मार्केट। सारे के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, ये जितने भी मेंबर कंट्री, मान लो इस ग्रुप में 5 मेंबर हैं, उनके बीच में जितने भी ट्रेड से रिलेटेड बैरियर्स हैं उनको हटा दिया जाएगा और कॉमन मार्केट की तरफ रुख किया जाएगा कि सभी देशों में कॉमन मार्केट एस्टेब्लिश हो। देयर आर आल्सो फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर होगा, अनेबलिंग वर्कर्स इन ए मेंबर कंट्री टू मूव एंड वर्क इन अनदर मेंबर। तो देखिए यहाँ तक कि जितनी भी फीचर्स हैं वो हमारी ये वाली हैं, इकोनॉमी कॉमन मार्केट वाली फीचर्स हैं। जितनी भी हमने फीचर्स अभी देखी वहाँ अगले वाले जो लेवल है यानी इकोनॉमिक यूनियन है उसमें सारी की सारी फीचर अवेलेबल हैं। हाँ, एक बात मैं आपको ये बताना भूल गया कि जो भी हम जैसे जैसे लेवल पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पीछे वाले लेवल की जो लास्ट लेवल हम पढ़ेंगे वो वाली सारी की सारी फीचर्स नेक्स्ट लेवल में ऑटोमेटिकली मौजूद होंगी, अवेलेबल होंगी। जैसे हम इकोनॉमिक यूनियन पढ़ रहे हैं तो इससे पहले जब हमने कॉमन मार्केट पढ़ा था तो कॉमन मार्केट वाली सारी फीचर्स देखिए कि रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स तो है ही, सबसे पहले सारे के सारे ट्रेड बैरियर रिमूव करना, फिर लेबर का मूवमेंट है, वर्कर्स का, जितने भी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड जितने भी बैरियर्स हैं उनको हटाया जाता है। ठीक है, वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल हैं। अब क्या है इसमें एक्स्ट्रा, क्या है इसमें एक्स्ट्रा, ये है जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज हैं बिटवीन मेंबर कंट्रीज आर हार्मोनाइज्ड, कि एक देश की, मान लो एक देश की ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया और ये है नेपाल, क्या है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज बिटवीन द मेंबर कंट्रीज आर हार्मोनाइज्ड। अगर ये कोई पॉलिसी बनाता है तो इसे ध्यान में रख के बनाएगा, अगर नेपाल कोई पॉलिसी बनाता है तो इंडिया को ध्यान में रखकर बनाएगा। इसको हम हार्मोनाइजेशन कहते हैं। क्योंकि हो सकता है हम ट्रेड पॉलिसी की बात करें, ठीक है, ट्रेड पॉलिसी में नेपाल कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि इंडिया से इंपोर्ट ना किया जाए, लेकिन अगर ये मेंबर कंट्रीज हैं दोनों तो क्या करेंगे, अगर ये इकोनॉमिक यूनियन के पार्ट हैं तो क्या करेंगे कि हम जितने भी हमारा ट्रेड से रिलेटेड बैरियर्स हैं उनको तो हटा दिया जाए और जो भी हमारी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ होंगी उनको भी हम एक दूसरे देश के साथ मिल बांट कर बनाएं, ताकि क्या हो दिक्कत ना आए, किसी तरह की ट्रेड बैरियर्स में दिक्कत ना आए। इसीलिए तो जो दोनों गवर्नमेंट हैं मिलकर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाएंगी। इकोनॉमिक यूनियन से आगे एक और स्टेप होता है जिसको हम मॉनेटरी यूनियन कहते हैं। क्या है मॉनेटरी यूनियन? मॉनेटरी यूनियन, देखो इकोनॉमिक यूनियन में क्या है कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, वो सारी की सारी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनसे साझा करके बनाई जाएंगी। जितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। लेकिन जब हम मॉनेटरी यूनियन की बात करते हैं इससे एक स्टेप फर्दर है। पॉलिसीज़ तो आपने बना ली, एक दूसरे से मिल बांट के बना ली, ठीक है, बट मॉनेटरी यूनियन में क्या होगा, कॉमन करेंसी होगी, कॉमन करेंसी यूज़ की जाएगी। जितने भी मेंबर कंट्रीज़ होंगे उनके बीच में कॉमन करेंसी यूज़ की जाएगी। जो हमारा लास्ट लेवल है वो है पॉलिटिकल यूनियन, सबसे टॉप मोस्ट लेवल का इंटीग्रेशन है। आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि मोस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन कौन से
स्टेज पे होता है, तो मोस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होगा जो हमारा होगा पॉलिटिकल यूनियन में, पॉलिटिकल यूनियन में। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, पॉलिटिकल यूनियन पोटेंशियली मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है। इसमें क्या होगा कि कॉमन गवर्नमेंट बनाई जाएगी, क्या होगी, कॉमन गवर्नमेंट बनाई जाएगी। जितने भी स्टेट नेशंस होंगे ना, मान लो 1 2 3 4 5 ये स्टेट नेशन है, इन्होंने मिलकर अपने कॉमन गवर्नमेंट का चुनाव कर लिया और जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट है उसका बहिष्कार कर दिया, यानी उसको रिमूव कर दिया और सारे के सारे एक देश के रूप में आ गए। देखो ये ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, इनके बीच में अब क्या है, कॉमन गवर्नमेंट है। ओनली फाउंड विद इन नेशन स्टेट्स सच एज फेडरेशन, जहाँ पे फेडरल होते हैं ना, अलग अलग स्टेट होते हैं छोटे छोटे, जैसे अमेरिका में है लास वेगास है, कैलिफोर्निया, छोटे छोटे स्टेट होते हैं। इन्होंने मिलकर ही एक कॉमन गवर्नमेंट बनाई जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। हैविंग ए लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, जिनकी पहले जो स्टेट जिनकी खुद ऑटोनॉमी है उनको कमज़ोर कर दिया जाएगा उन ऑटोनॉमी को, और जो कॉमन गवर्नमेंट होगी वो आकर वहाँ पे शासन करेगी। अब कॉमन गवर्नमेंट है तो जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी, जितना भी ट्रेड होगा, जितना भी वो होगा, बैरियर हट जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे स्टेट के बीच में तो बैरियर्स होने ही नहीं चाहिए। तो ये सबसे मोस्ट लेवल का हमारा इंटीग्रेशन है। इसमें हम क्या बनाते हैं, कॉमन गवर्नमेंट होगा, कॉमन गवर्नमेंट बनाते हैं। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पॉलिटिकल यूनियन की फीचर क्या है। पॉलिटिकल यूनियन की फीचर है कि इसमें जो गवर्नमेंट होगी कॉमन होगी, ठीक है। और हो सकता है ये पूछ लें कि मोस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन किस में होगा, तो वो होगा पॉलिटिकल यूनियन में। और लीस्ट लेवल का इंटीग्रेशन किस में होता है, पीटीए में, यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम इसके कुछ प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं कि क्या इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी मेरिट्स क्या हैं, मतलब डीमेरिट और मेरिट क्या है। सबसे पहला है ट्रेड क्रिएशन। प्रोज की जब हम बात करते हैं, जब हम इसके फ़ायदों की बात करते हैं, यानी ठीक है, तो क्या है ट्रेड क्रिएशन। ट्रेड क्रिएशन कैसे होता है, अगर आप एक कंट्री से रिलेटेड ट्रेड बैरियर्स को हटा देते हो, ट्रेड बैरियर को हटा देते हो तो ट्रेड को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि अब क्या होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होंगे जो सस्ते हो जाएंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। तो एक दूसरे से रिलेटेड जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट और ट्रेड कर पाओगे और सारे के सारे आप बैरियर हटा दोगे, कोऑपरेशन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि चीपर प्राइसेस पे कंज्यूमर को सारे के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे और हाई ग्रोथ रेट हो जाएंगे जो डेवलप्ड लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, क्योंकि वो एक दूसरे मेंबर के साथ बहुत सारी ट्रेड करना शुरू कर देंगे। देखो मेंबर कंट्रीज़ हैं, अगर वो बैरियर्स हटा देते हैं तो ऑब्वियस बात है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं एक दूसरे मेंबर कंट्रीज से ट्रेड करने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखा हमने कि जब हमने कॉमन मार्केट की बात की उसमें क्या था कि लेबर की मूवमेंट है, जो लेबर की मूवमेंट है उस पर लगे बैरियर्स हट जाएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन हेल्प इन जॉब अपॉर्चुनिटी। जो लेबर की मूवमेंट है वो किसी दूसरे देश में जाकर, मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें जाकर भी वो आसानी से अपना काम कर सकते हैं और उनसे क्या होगा कि लेबर मूवमेंट से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। तीसरा है कंसेंशन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में क्या होता है कि मेंबर नेशंस में फाइंड इट ईजियर टू एग्री विद स्मॉलर नंबर ऑफ कंट्रीज़। देखो जो मान लो ये एक जियोग्राफिक रीजन है, हम साउथ एशिया की बात कर लें तो एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो जियोग्राफिक रीजन के हिसाब से भी अपने जो आसपास के नेशंस हैं उनके साथ अपना कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, रीजनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं और सिमिलैरिटीज़ होंगी क्योंकि कल्चर एक जैसा होता है, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी तो पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी उनके बीच में बढ़ता है। क्लोजर जो एक देश के पास जो देश होते हैं उनके बीच में पीटीए वगैरह या कॉमन मार्केट वगैरह इस्टेब्लिश करना बहुत ईजी होता है। तो ये हमारे इसके कुछ फीचर्स हमने देखे हैं, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट वन है हमारा कॉन्स, कि इसके नुकसान क्या हैं, क्या क्या होता है। ट्रेड डाइवर्जन होता है, पहले हमने पढ़ा था ट्रेड क्रिएशन, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड क्रिएशन में क्या था कि मेंबर कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड बढ़ जाएगा, बट जो नॉन मेंबर अब ट्रेड डाइवर्जन में क्या होगा, मेंबर कंट्रीज़ के बीच में तो ट्रेड फुल है लेकिन नॉन मेंबर कंट्रीज़ के लिए ट्रेड जीरो है, जीरो कह लो या कुछ परसेंट है, ठीक है, मान लो 15% मान लेते हैं। इससे क्या फ़र्क हुआ कि जो मान लो ये मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें आपको एक्सपेंसिव पड़ रही हो गुड्स, क्योंकि हो सकता है ये लेस एफिशिएंट हो, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो सकते हैं। द फ्लिप साइड टू ट्रेड क्रिएशन इज ट्रेड डाइवर्जन। दूसरी साइड कौन सी है अपनी,
ट्रेड डाइवर्जन, मेंबर कंट्रीज में ट्रेड मोर विद ईच अदर। देखो मेंबर कंट्रीज क्या होंगी, ट्रेड करेंगी मोर, ज़्यादा करेंगी ट्रेड एक दूसरे के साथ, विद नॉन मेंबर नेशन, नॉन मेंबर नेशन के साथ कम करेंगी। दिस में मीन इंक्रीज्ड ट्रेड विद ए लेस एफिशिएंट और मोर एक्सपेंसिव प्रोड्यूसर। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो आपके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में क्या हो, लेस एफिशिएंसी हो, ठीक है, और आपको मोर एक्सपेंसिव प्रोड्यूसर से आपको माल खरीदना पड़ सकता है, बिकॉज इट इज़ इन ए मेंबर कंट्री। इन दिस सेंस वीकर कंपनीज कैन बी प्रोटेक्टेड, जो वीकर कंपनीज होंगी उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी इनएडवर्टेंटली विद द ब्लॉक एग्रीमेंट एक्टिंग एज ए ट्रेड बैरियर। ब्लॉक एग्रीमेंट, ब्लॉक कंट्री कौन से होते हैं, ब्लॉक कंट्री वो कंट्री होते हैं जो मेंबर कंट्रीज होते हैं। उन मेंबर कंट्रीज में आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, बट नॉन मेंबर के साथ आप नहीं कर सकते। इन एसेंस रीजनल एग्रीमेंट्स हैव फॉर्म्ड न्यू ट्रेड बैरियर। इसका मतलब क्या है कि जो रीजनल एग्रीमेंट्स हैं उन्होंने फिर से नए ट्रेड बैरियर्स लगा दिए नॉन मेंबर कंट्री के लिए। देखो मेंबर कंट्री के लिए तो उन्होंने बैरियर हटा दिए, लेकिन नॉन मेंबर कंट्री के लिए उन्होंने बैरियर को बढ़ावा दिया है और लेस एफिशिएंट और एक्सपेंसिव प्रोड्यूसर से ट्रेड करने पर मजबूर किया है। नेक्स्ट वन, कॉन्स, एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट एंड रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट्स एंड रिडक्शन। कंट्रीज में मूव प्रोडक्शन टू चीपर लेबर मार्केट्स इन ए मेंबर कंट्री। देखो ये मेंबर कंट्री है, ये मेंबर कंट्री, ये मेंबर कंट्री है। अब ये वाली कंट्री ए, बी और सी, मान लो सी कंट्री में चीपर रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो ये वाला जो अपना प्लांट है, ए कंपनी ये वाला प्लांट उठा के सी में शिफ्ट कर देती है, तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चली गई और सी में जनरेट होगी। इसी तरह सिमिलरली वर्कर्स में मूव टू गेन एक्सेस टू बेटर जॉब्स एंड वेजेस। हो सकते हैं बी कंट्री वाले जो वर्कर्स है वो सी में चले जाएं, मतलब किसी कंट्री मेंबर कंट्री वाले वर्कर्स किसी दूसरी कंट्री में चलाए जाएं ताकि उनको बेटर वेजेस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। सडन शिफ्ट, अब देखो इन दोनों देशों में तो कमी हो गई ना, इसमें रोजगार की कमी होगी, एम्प्लॉयमेंट की कमी होगी और इसमें मैन पावर की कमी होगी, बट सी में सब कुछ ठीक है, तो क्या होगा, सडन शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट कैन टैक्स द रिसोर्सेज ऑफ मेंबर कंट्रीज। अब मेंबर कंट्रीज के कुछ मेंबर कंट्री को हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए कि वहाँ पे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, अच्छे वेजेस वाले वर्कर आ गए, ठीक है, लेकिन जिसमें से चले गए वहाँ पे मैन पावर की कमी होगी, जिसमें से प्लांट चला गया वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो ये वाले नुकसान भी हमारे हो सकते हैं। डिफ्लेक्शन इन फ्री ट्रेड एरिया, जब हम फ्री ट्रेड एरिया कर रहे थे हमने देखा था कि फ्री ट्रेड एरिया में जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो बैरियर्स हैं वो हटा दिए जाएंगे, बट नॉन मेंबर कंट्री के लिए कोई भी एक्सटर्नल टैरिफ वॉल नहीं बनाई जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ हैं वो फ्री ट्रेड एरिया वाले उस मेंबर के साथ एक्सपोर्ट कर देंगी जिसका टैरिफ लेवल सबसे कम होगा। इससे क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा, टूट जाएगा, ट्रेड डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड डिफ्लेक्शन विच इज़ नॉट प्रॉब्लम इन कस्टम यूनियन। हाँ, ये आपका ये क्वेश्चन होगा कि ट्रेड डिफ्लेक्शन कहाँ पे हो सकता है। जो ट्रेड डिफ्लेक्शन है वो सिर्फ कहाँ हो सकता है, फ्री ट्रेड एरिया में। आप ये क्वेश्चन अपना ध्यान रखना कि जो ट्रेड डिफ्लेक्शन हो सकता है वो कहाँ पे हो सकता है, वो हो सकता है कहाँ पे, फ्री ट्रेड एरिया में। ओके, ट्रेड डिफ्लेक्शन विच इज़ नॉट ए प्रॉब्लम इन कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में यह प्रॉब्लम नहीं है। मे इमर्ज इन फ्री ट्रेड एरिया। कस्टम यूनियन में क्या बनता है कि कॉमन टैरिफ रेट डिसाइड कर दिए जाते हैं नॉन मेंबर कंट्रीज़ के लिए, लेकिन फ्री ट्रेड एरिया में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिस मेंबर कंट्रीज़ के सबसे लो लेवल के टैरिफ रेट्स होते हैं उस मेंबर कंट्रीज़ में नॉन मेंबर कंट्री एक्सपोर्ट कर देती है और ट्रेड डिस्टॉर्ट हो जाता है और सप्लाई बढ़ जाती है। इससे क्या होगा कि ट्रेड डिफ्लेक्शन हो जाता है। लॉस ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, देखो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब आप किसी मेंबर कंट्री के साथ कोई पॉलिटिकल यूनियन बनाते हो, इकोनॉमिक यूनियन बनाते हो, कॉमन मार्केट बनाते हो, तो आपके अपने राइट्स हैं जो वो सेक्रीफाइस करते हैं। इससे क्या होता है, लॉस ऑफ सॉवरेनिटी होता है, आपकी जो संप्रभुता है, आपके जो कंट्रोल है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।